गाइस, वेलकम टू सहस्त्र जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। देखो, वैसे तो आप सभी को पता होगा, मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट की थी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे। आपको मेरे चैनल पर जाना है। मेरे चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, जिसमें पहली ही प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस की। तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर नीचे स्टार्टिंग से आपको वीडियो वॉच करनी है। तो स्टार्टिंग से यहाँ पर आप देखो, तो मैंने यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी के 2 वीडियो डाली थी, एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने डाले थे पीवाईक्यू। 2019 से स्टार्ट किया था, 2019 हो गया, उसके बाद 2021 के, उसके बाद 2022 के, उसके बाद 2024 के। ठीक है, ये हमारे जितने भी एचपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे वो डाले थे। उसके बाद एक डाला था मैंने एसपीयू का, जो 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आपके थोड़े से पीवाईक्यू क्वेश्चन थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जितने भी ये लो थंबनेल में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने डाली यहाँ पर 2 वीडियो जो कि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने डालनी थी बायोकेमिस्ट्री की। बट स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आपको सबसे पहले 2018 का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कराना है। एक लड़की थी, उसने कहा था। ठीक है, तो सबसे हम उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम कल। कल मैं बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के। चलो आज हम इसको सोल्व करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, यदि अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ बाय नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हो। मात्र आपको 249 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिल जाएगा, बट ऑफर रहेगा 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल के बाद आपको ये मिलने वाला है टू टू 299 रुपये का ये। ठीक है, 299 रुपीज़ का आपको मिलेगा, बट अभी आपको 249 रुपये में मिल जाएगा। और इसके इस पीडीएफ के में 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 चैप्टर हैं, और हर एक 20 चैप्टर के 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है, साथ में 2 बुक्स एज इट इज़ फ्री मिलेंगी। वाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर आपको करना है मैसेज। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 से 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए? अब देखो, मैंने इतने ज़्यादा आपको पीवाईक्यू करा दिए हैं, अब आप सभी को पता होगा कौन से रिपीटेड है कौन से अनरिपीटेड है। तो देखो, ये क्वेश्चन पहले आया है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन आपका रिक्वायर्ड होता है या नेसेसरी होता है ओवुलेशन करवाने के लिए। ओवुलेशन होता है ग्राफिन फॉलिकल से एक सेकेंडरी oocytes का बाहर निकलना। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? विटामिन है, प्रोटीनेसिस हार्मोन है, अमाइन हार्मोन है, या स्टीरॉयड हार्मोन है? तो आप सभी को पता होगा, इंसुलिन की ए बी 2 चेनें होती हैं। रियलिटी में तो 3 चेनें होती हैं, बट सी चेन हट जाती है बाद में, ओनली ए और बी चेन रहती है। और हर एक चेन के पास आप सभी को पता होगा लगभग 30 अमाइनो एसिड होती हैं। ठीक है, 30 और एक में 21, आई थिंक टोटल होती है 51 अमाइनो एसिड्स हैं। तो 51 अमाइनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीनेसिस हार्मोन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, एडिसन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम। देखो, ये भी मैंने आपको करवाया है। मैं आपको ये भी करवाया था कि एडिसन डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज के साथ मैं आपको बताया था ये एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज है, जो कि स्पेसिफिकल एड्रेनल ग्लैंड में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रेनल हॉर्मोन्स। ठीक है, जितने भी एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन निकलते हैं, मोस्टली ये बात की जा रही है कोटेक्स रीजन की, तो उसको बोलते हैं हम एडिसन डिजीज। क्वेश्चन 4, विच वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने करवाया है। ठीक है, देखो, एक होता है, मैंने आपको उस टाइम करवाया था, एक प्लीट्रोपिक करवाया था और एक पॉलीजेनिक करवाया था। प्लीट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है? देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है किसी एक ट्रेट के लिए या किसी एक के लिए बहुत सारे जीन्स का रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, यानी कोई भी एक डिजीज है उसको करने के लिए बहुत सारे जीन्स का इफेक्ट। यहाँ बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन का कलर। ठीक है, ह्यूमन की हाइट, इनके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप सभी को पता होगा जो ह्यूमन का स्किन कलर होता है उसके लिए टोटल 6 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, स्किन कलर। क्वेश्चन फिफ्थ, लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, बट आपको करना है हर एक क्वेश्चन। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम कब देखने को मिलते हैं? देखो, लैंप ब्रश क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेट हो जा रहा है कि आपको जॉइंट क्रोमोसोम दिख रहा है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम को हम जॉइंट क्रोमोसोम बोलते हैं, याद रखना बात को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, मियोटिक प्रोफेज के अंदर हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6,
मूलर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1946 फॉर हिज वर्क ऑन। देखो मूलर ने किस पर अपना वर्क किया था 1946 में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसलिए कोई ट्रिक ट्रक नहीं की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्स रे इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। देखो एक्स रे आपसे को पता होगा म्यूटेशन इंड्यूस करती है, कैसी किस टाइप की म्यूटेशन होती है? तो जितने भी आयनाइजिंग रेडिएशंस है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सारी आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है यूवी रेडिएशन। देखो यूवी रेडिएशन हमें डाइमर बनाती है, पायरिमिडिन डाइमन, थाइमन थाइमन डाइमर, साइटोसिन साइटोसिन डाइमर, डाइमर बनाने का काम करती है यूवी रेडिएशन से। और एक्स रे ये कौन सी रेडिएशन करती है? तो ये करती है आपकी स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन हो सकती है, या हो सकता है आपका डैमेज हो जाए डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लग सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक लग सकता है, ठीक है, तो ऐसे करती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इन ए क्रोमोसोम इज मेजर्ड इन क्रॉस ओवर यूनिट इट इज। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जब भी हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन इन द क्रोमोसोम इज मेजर्ड इन द क्रॉस ओवर यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे? तो 7th का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस ओवर वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी। देखो यहाँ पर बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, लिंकेज क्या होता है? दो जीन्स का लिंक्ड होना। लिंक्ड का मतलब कोई एक ही क्रोमोसोम के अंदर वो जीन्स हैं, इसलिए वो लिंकेज है। बट जब भी वो पास आउट हो जाएंगे तो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। तो इनका इनवर्स रिलेशन पूछा गया है डिस्टेंस के साथ। तो किसके साथ? जीन्स के साथ, क्रोमोसोम के साथ, टेलोमर्स के साथ, या क्रोमेटिड के साथ? देखो जब भी इनवर्स रिलेशन हो तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जीन्स के साथ। देखो क्योंकि क्रोमोसोम के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, मैं क्रोमोसोम के साथ एज इट इज आगे जा रहा है, पर जीन्स के बाद इनका इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 9, एन एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन ऑफ द एमआरएनए इट इज। देखो ये बहुत ग्रेट बात यहाँ पर की गई है क्वेश्चन नंबर 9 में। आपसे को पता होगा टोटल 64 हमारे पास के होते हैं, कोडोन होते हैं। इन 64 में भी 61 ही जो कि जैनिक हैं, जो कि काम वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3 तो आपके क्या है, स्टॉप कोडोन है। अब इन 61 कोडोन होने के बावजूद भी आपके कितने अमाइनो एसिड बननी है? ओनली 22 अमाइनो एसिड बननी है। 22 भी मैं बात करूँ, पहले हम बोलते थे 20 अमाइनो एसिड्स, बट आज का आपसे कहता होगा रिसेंट स्टडी हुई है 22 आपकी अमाइनो एसिड है। 2 अमाइनो एसिड न्यू आपके डिस्कवर हुई हैं। 21st अमाइनो एसिड का नाम है सेलेनोसिस्टिन और 22 अमाइनो एसिड का नाम है पायरोलाइसिन, ठीक है, इनके नाम याद रखना। अब मैंने कहा एंटीकोडोन की बात की जा रही है, तो देखो टीआरएनए कितने हैं? ओनली 35 टीआरएनए ही हैं। टीआरएनए सिंथेटेज की बात करूँ जो कि एक एंजाइम है, वो कितने हैं? ओनली 20 ही हैं। अब इधर बोला है कि द एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन। हमें पता है कि जो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन है वो एक से ज़्यादा कोडोन को क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रियलिटी में हम देखें तो जैसे AUG लिखा है एमआरएनए के ऊपर, तो उसको कोड करने के लिए टीआरएनए पे क्या लिखा होगा? U, ठीक है, आगे यू के आगे लिखा होगा A और A के आगे लिखा होगा आपका C। बट इसको कोई और भी कोड कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा कोड कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बोवल हाइपोथेसिस, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। उल्टा फॉर्मेट चलता है इसमें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बोवल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया है ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, protein helping in opening the DNA double helix in the form of replication fork is okay। देखो यहाँ बोल रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करने के लिए कौन सी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है? टोपो आइसोमरेज, डीएनए गायरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हैं इनमें से आई थिंक कोई भी राइट आंसर नहीं है। देखो जो भी डीएनए डबल हेलिक्स को खोलती है आप सभी को पता होगा उसका नाम है डीएनए हेलिकेज, और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो है डीएनए बी, और इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स उसको हम बोलते हैं एमसीएम डाइमर, ठीक है। बाकी गिन्स भी होता है एक, और एक होता है CDC45, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमसीएम डाइमर। वो होते हैं आपके डीएनए हेलिकेज जो कि डीएनए को ओपन अप करते हैं डबल हेलिक्स को। बट हमें ऑप्शन इधर से चूज करना है, तो इधर हम वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि नियरली राइट आंसर हो सकता है। नियरली का मतलब हेल्प करते हैं ओपनिंग करने के लिए, हेल्प, ओनली हेल्प बात करो मैं, वो ओपन तो नहीं करेंगे, ओपन तो डीएनए हेलिकेज ही करेगा, हाँ हेल्प कर सकते हैं साथ में ओपन करने के लिए। तो डीएनए लाइगेज तो करेगा नहीं क्योंकि ये ज्वाइन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करेगा नहीं क्योंकि ये तो अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है,
ठीक है, नए डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो सीडी तो होंगे नहीं। अब रहता है टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइरेज। देखो टोपो आइसोमरेज एक बहुत बड़ी टर्म है। टोपो आइसोमरेज के अंदर आपका टाइप 1A, टाइप 1B भी आ जाता है और टाइप 2 भी आ जाता है। और ये बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें हम नहीं बोल सकते कि ओपनिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ होता है जैसे आपका रिवर्स गायरेज हो गया, वो तो ओनली उल्टा क्या करता है, डीएनए डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को द्वारा डबल हेलिक्स में कन्वर्ट कर देता है, इंट्रोड्यूस करता है पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग, रिवर्स गायरेज। तो देखो टॉप आइसमेज तो होगा नहीं। हाँ, डीएनए गायरेज हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो हेलिकेज ऐसे आपका डीएनए खोल रहा है, बट साथ में जब हेलिकेज डीएनए खोलता है तो हमें पता क्या होता है, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। हेलिकेज के खोलने से पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आपको इंट्रोड्यूस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग? देखो असल में सुपरकॉइलिंग होती क्या है, आप एक रस्सी मान के चलो, डीएनए डीएनए एक रस्सी है जो कि बांट लगी हुई है, जिसमें से फोल्डेड है वो। जब कोई बीच से उसे काट रहा है, उसे ओपन अप कराए, तो वह दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और द्वारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है उस रस्सी के ऊपर। और वो क्या जुड़ी है, गुच्छे के रूप में, या रिथ बोलते हैं, WRITH, रिथ के फॉर्मेट में वो एक साथ जुड़ जाती है और हाईली सुपरकॉइल्ड हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग। यानी एक हम बोल सकते हैं कि एक मतलब आप ऐसे समझो उसको, आप मोड़ रहे हो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप मोड़ रहे हो। जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप मोड़ रहे हो तो वो हाईली क्या हो जाएगी, सुपरकॉइल्ड हो जाएगी, मतलब ऐसे खुलेगी नहीं, अब अच्छे से लिनियर एप्लीकेशन होगी नहीं। अब इसको बैक करो, अब अपना हाथ लेफ्ट साइड घुमाओ, पहले आप राइट साइड घुमा रहे थे, अब लेफ्ट साइड घुमाओ, रिलैक्स करो। तो पॉजिटिव सुपरकालिन को द्वारा नेगेटिव सुपरकालिन में कन्वर्ट करना, वो उसमें हेल्प करता है डीएनए गायरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए गायरेज यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, ये हेल्प कर सकता है डीएनए को ओपनिंग करने में, हेल्प। क्वेश्चन नंबर 11, टेमिनिज्म इज सेम एज, टेमिनिज्म इज सेम एज, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को ही हम क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं। ओके, फेमिनिज्म नहीं, टेमिनिज्म, ओहो एक सेकंड, हाँ हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देखो टेमिनिज्म बोला है ना, तो टेमिनिज्म में राइट आंसर होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, RNA that picks up specific amino acids from the cellular pool for protein synthesis is, इधर बोला है कि कौन सा आरएनए है जो कि पिकअप करता है, उठाता है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम द सेलुलर पूल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज। काफी इजी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीआरएनए। क्वेश्चन 13, which of the following is non genetic and utilized in protein synthesis? नॉन जेनेटिक की बात करूं तो टीआरएनए और जेडआरएनए दोनों को दोनों नॉन जेनेटिक है, बट एमआरएनए जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब होता है जिससे कोई ना कोई प्रोटीन बनना फ्यूचर में, यानी कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए टीआरएनए, जेडआरएनए, बाकी और बहुत सारे नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए के तो हद है, जैसे SIRNA, MIRNA, टीआरएनए, RRNA, ठीक है, PIRNA, इंक आरएनए, LCRNA, SNRNA, SNORNA, बहुत सारे आरएनए हैं जो कि नॉन कोडिंग आरएनए है। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में तो एक ही आरएनए बोल रहा है, राइट आंसर इज, देखो नॉन जेनेटिक बोला ना, देखो जेनेटिक लिखा होता आई थिंक एमआरएनए सही हो जाना था, ठीक है, बट नॉन जेनेटिक लिखा है तो आपका आंसर होगा आपका टीआरएनए ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 14, टैमनिन एंड बाल्टीमोर आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, देखो टैमिन एंड बाल्टीमोर ने बहुत ही तगड़ी एक डिस्कवरी की थी, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ढूंढा था, एक एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से द्वारा डीएनए का बनना, उल्टी प्रोसेस है। सेंट्रल डोगमा आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर पढ़ा आपने डीएनए से आरएनए का बनना कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, बट एक बार आरएनए से द्वारा डीएनए बनना इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या यूटिलाइज करता है, क्या डीएनए बनाने के लिए? तो मैंने कहा आरएनए को एज ए टेम्पलेट मानकर, आरएनए को टेम्पलेट मानकर डीएनए बना रहा है, इसलिए ये डीएनटीपी ही यूज करेगा। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिप्टेज जो है वो डीएनए सिंथेसिस बनाने के लिए डीएनटीपी का यूज करता है या आरएनटीपी का यूज करता है, तो वो डीएनटीपी का यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो यूज कर रहा है किसको, आरएनए को एज ए टेम्पलेट है, बट बना तो डीएनए रहा ना, तो डीएनटीपी ही यूज करेगा वो। क्वेश्चन 15, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है?
प्लास्टिक सर्जरी है, एडिशन या रिमूवल ऑफ जीन है, स्टडी ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इज एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन्स, यानी नॉक इन नॉक आउट ऑफ जीन। क्वेश्चन 16, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है? सीधा टिक करना है और आगे जाना है, सर्कुलर फ्री डीएनए। क्वेश्चन 17, द केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर, जिनको हम केमिकल सीजर्स भी बोलते हैं, कैंची काटने वाली, ठीक है, तो वो कौन है? तो हमारी जो सीजर्स हैं वो हैं एंडोन्यूक्लियसेस। इसमें टाइप 3 एंडोन्यूक्लियसेस मोस्ट वाइडली यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एडिशन ऑफ फेज डीएनए इनटू जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड। देखो फेज का यूज करके, फेज क्या होते हैं? कुछ वायरसेस होते हैं, उनका यूज करके जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लाइसोजेनी। क्या बोलते हैं? लाइसोजेनी। क्योंकि लाइसोजेनी में ही क्या होता है? इंटीग्रेशन होती है। देखो लाइसेस में तो सीधी क्या होती है? ब्रेकडाउन होता है, पर लाइसोजेनी में ही हमें क्या देखने को मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए विद वेक्टर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 19, ए क्लोन ऑफ द शीप डोली हैज बीन मेड बाय। देखो हमने सभी आपसे को पता होगा कि डोली शीप बनाई थी, जो कि बनाई थी सोमेटिक सेल क्लोनिंग के द्वारा, इसको हम सेंट टेक्निक बोलते हैं, SCNT। और ये सिद्धांत किस पर बेस करता है? ये बेस करता है कि आपका हर एक सेल का न्यूक्लियस कैपेबल है एक होल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, बस उसको नीड है एक इन्वायरमेंट की, एक साइटोप्लाज्म की। तो देखो एक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। देखो क्लोन जो थी ना शिप की, डोली जो बनाई थी, वो आपके न्यूक्लियर ट्रांसफर के बेस पर नहीं थी, ना ही जीन ट्रांसफर के बेस पर थी, वो थी सोमेटिक सेल क्लोनिंग। होता क्या है असल में? असल में देखो आपका जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल की बात करूँ बिल्कुल नॉर्मल, यानी आपका जो स्किन का सेल है, वो भी एक ऑप्शनिंग यानी एक बच्चा बनाने के लिए कैपेबल है। क्यों? आपका जो डीएनए है, आपका जो न्यूक्लियस है, उसके पास है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। देखो जितने भी आपके सेल है, सभी के पास है ताकत है एक होल ऑर्गेनिज्म बनाने की। बस ये बात है कि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उनको साइटोप्लाज्म वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए होता है। इसके लिए वो ट्रांसक्रिप्शनली एंड ट्रांसलेशनली क्या है? इनएक्टिव है, इनहिबिटेड है। ओके, उनको रोका जा रहा है। इसी को प्रूव किया था सोमेटिक सेल क्लोनिंग के थ्रू, आपका डोली सिप बना के। उन्होंने आपसे को पता होगा न्यूक्लियस लिया था एक सोमेटिक सेल से। सोमेटिक सेल कौन था? अडर का सेल था। अडर के सेल से उन्होंने क्या लिया था? एक न्यूक्लियस लिया था, और एग लिया था कहाँ से? नॉर्मल, और एग का न्यूक्लियस उन्होंने हटा दिया था। अब जो उन्होंने जो इनको दोनों को कंबाइन करने के बाद उन्होंने सरोगेट मदर के अंदर डाला, उसके बाद जो बच्चा बनाया, यानी कि डोली बनाई। डोली अब किससे मैटर करती थी? जिससे एग लिया था उससे रिजेंबलेंस नहीं करती थी। जिससे एग लिया था, जिससे सोमेटिक सा लिया था, जिससे अडर का सा लिया था, उससे रिजेंबलेंस करती थी। इसका मतलब ये होता है कि हर एक न्यूक्लियस के पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि होल ऑर्गेनिज्म बनाता है, बट उसको इन्वायरमेंट की नीड है। इन्वायरमेंट यानी एग। क्वेश्चन 20, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय। देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है कि अपने आप ही सब कुछ बन जाता है, अपने आप ही। लुईस पास्चर ने क्रिटिसाइज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं बनता है। लुईस पास्चर ने गेट एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रोथ का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा था एक फ्लास्क बनाई थी यू शेप की, जिसको उन्होंने आगे से तोड़ा था और देखा था कि बैक्टीरिया नहीं आगे बन पा रहा है, जब उसको कैसे हम एक इन्विटेड या ऑक्सीजन रहित कंडीशन में रख रहे हैं। तो स्प्लेंजानी ने भी क्रिटिसाइज ही किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है। रेड्डी ने रेड्डी ने भी कोशिश की थी, बट प्रूव नहीं कर पाते। जो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है इसको दिया था वेल हेलमोंट ने। देखो वेल हेलमोंट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी आपकी कि 21 दिन में चूहा कैसे बनाएं। कभी आपने बचपन में सुनी होंगी कि 21 दिन में चूहा कैसे बनाएं। उन्होंने एक जार लिया था, और जार के अंदर थोड़े से उन्होंने बीट के दाने डाले थे, और नमी वाला कपड़ा डाल दिया था। और 21 दिन के बाद देखो तो उन्होंने उसके अंदर चूहे आ गए थे, और उन्होंने बोला था कि मेरा तो कमरा बिल्कुल बंद है, वहां पर चूहे हो ही नहीं सकते हैं। चूहे कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक नमी वाला कपड़ा लो, एक गेहूं का दाने लो, और कुछ एक जार लो, उसको एक कमरे में रख दो, 21 दिन के बाद तुम्हें चूहा मिल जाएगा। रेसिपी ऑफ माइस भी कहते हैं इसको, वेल हेलमोट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्वेश्चन 21, एनिमल्स ऑफ द कोल्ड कंट्रीज हैव ए शॉर्टर ईयर्स, दिस इज। देखो कुछ आपसे रूल पूछे गए हैं, एलन रूल, कोप्स लॉ, बर्गमैन लॉ, या डोलो लॉ। देखो कोल्ड कंट्रीज के आप सभी को पता होगा
ईयर्स होते हैं यानी जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल अपेंडेजेस, ये छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा होना ज़रूरी है। अगर छोटे ना हो तो उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हीट क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और पहले से बेचारे वो क्या हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठंडे इलाके में रह रहे हैं। तो ठंडे इलाके के एनिमल्स के पास क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होना चाहिए, यानी उनका सरफेस कम होना चाहिए उनके वॉल्यूम से, जिससे ज़्यादा हीट लॉस ना हो जाए और ज़्यादा हीट कंजर्व हो जाए। इसका मतलब उनके छोटे छोटे क्या होना चाहिए? कान, छोटे छोटी पूंछ और छोटा छोटा मुंह, सब कुछ छोटा होना चाहिए इनका। शरीर बड़ा होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं हम कौन सा रूल? एलन रूल, याद रखना। बर्गमैन रूल अलग है। बर्गमैन लॉ तो ये बोलता है कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। एक्सट्रीमिटीज की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था उनका बॉडी वेट, बॉडी साइज। जैसे कि आपने देखा होगा पोलर बियर। अब पोलर बियर का साइज तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भालू है वो, बट उसके कान देखे छोटे छोटे होते हैं, उसकी पूंछ देखे छोटी सी होती है। तो उसका साइज जो है वो आया था बर्गमैन रूल, बर्गमैन लॉ के अकॉर्डिंग। बट उसके कान या पूंछ छोटी है, वो है एलन रूल। ठीक है। क्वेश्चन 22, गैलापागोस आइलैंड्स आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। देखो गैलापागोस आइलैंड सबसे को बताऊंगा डार्विन के साथ ग्रेट लिंकेज मिलती है, और डार्विन ने ही यहाँ पर क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन दी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विंग्स ऑफ पिजन, वैट एंड मॉस्किटो एग्जिबिट द फिनोमिनन कार्ड। देखो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एटाविज्म, या ऑल ऑफ दिस। देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होता है जिसके साथ कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री ना हो, यानी कोई एक अलग ही फाइला से बिलोंग करता हो। जैसे पिजन, पिजन अलग ही फाइला से बिलोंग कर रहा है। पिजन किससे आता है? एप्स के अंदर आ रहा है। बैट कहाँ आ रहे हैं? बैट तो मैमल्स में आ रहे हैं। मॉस्किटो कहाँ आ रहे हैं? मॉस्किटो तो जाके वहाँ आ रहे हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी क्या हैं? कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, एक कहीं से आ रहा है, दूसरा कहीं से आ रहा है। तो जब भी कोई कॉमन एंसेस्ट्री ना हो तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंस एवोल्यूशन तो होता है कॉमन एंसेस्ट्री, यानी मैमल्स के जैसे बैट हो गया और हम लोग होंगे, हमारे फोर लिम्ब, हम ही मैमल हैं, बैट भी मैमल है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है। एटाविज्म, एटाविज्म होता है पुराने एंसेस्टर के करेक्टर डेवलप हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किंग बॉय, बट डू यू मीन बाय किंग बॉय? किंग बॉय एक आपने सर्च करना है गूगल पर। किंग बॉय एक ऐसा लड़का है या ऐसी बीमारी है जिसमें होता क्या है ना, पूरे बॉडी फेस में भालू जैसे, भालू की नहीं बोल गलत बोल रहा, भालू चिंपैंजी जैसे या गोरिल्ला जैसे बाल आ जाएंगे मुंह में, मुंह में, नाक में, हाथ में, पूरी बॉडी ऐसे बन जाएगी जैसे कैसे लग गोरिल्ला जैसा लग रहा हो। उसको बोलते हैं एटाविज्म, यानी जीन एक्सप्रेस करेंगे बचपन वाला। हमारे जो एंसेस्टर थे ना, ये गोरिल्ले गोरिल्ले जितने भी हैं, गोरिल्ले, चिंपैंजी वगैरह, उनका जीन एक्सप्रेस हो गया हमारे अंदर, वो होता है एटाविज्म। क्वेश्चन नंबर 24, डार्विन फिंचेस सो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन फिंचेस ने इनमें से एक एक्सेप्ट एक मेन कॉन्सेप्ट दिया था इनके बारे में। क्या उन्होंने बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दिया था? क्या उन्होंने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म दिया था, या बायोकेमिकल एविडेंस दिया था, या एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस दिया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो इनमें से दो जो कॉन्सेप्ट थे जो कि डार्विन ने दिए थे, एक था बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और एक था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ऐसी बात नहीं है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डार्विन ने दिए थे, ये भी डार्विन के कॉन्सेप्ट के बेस पर था, बट मोर जो प्रिसाइजली उन्होंने बात की थी, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड बताया था एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में, कि किसी एक ही जगह से कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का एवोल्यूशन हो जाता है, यानी वो आ जाएगा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के अंडर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करेक्टर इंक्रीजेस व्हेन इट इज, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करेक्टर इंक्रीज, बढ़ रही फ्रीक्वेंसी, व्हेन इट इज रिसेसिव, डोमिनेंट, इनहेरिटेबल, एडेप्टिव। किसी भी करेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो एडेप्टेबल है, वो नेचुरल सिलेक्ट फिटस है। जिसने भी देखो, नेचर सिलेक्ट फिटेस्ट वो होता है जो कि बेस्ट सूट होता है उस एनवायरमेंट के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, closely related, morphologically similar, reproductively isolated sympatric populations are designated as। ये मैंने आपको करवाया है। देखो पहले पढ़ो, सिंपैट्रिक है, सिंपैट्रिक यानी किसी एक ही प्लेस में रह रहे हैं, किसी एक ही लोकल जगह में रह रहे हैं। ठीक है। मोर्फोलॉजिकली सिमिलर है, देखने में सेम है बट
आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, जो लोग देखने में एक से ऐसे होते हैं बट आपस में सेक्स या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर और ब्रदर्स को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, भले वो देखने में सेम हो। तो अकॉर्डिंग टू morphological species concept, these are same species, but according to biological species concept, which is best accepted model, they are different species. Question number 27. Sickle cell anemia, the best example of natural selection, is due to the gene modification related to the amino acids of direct question है। फर्स्ट बीटा चेन इज द राइट आंसर। देखो सेकंड बीटा चेन नहीं, इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर फर्स्ट बीटा चेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। होमिनिड ओरिजिनेट ड्यूरिंग। देखो होमिनिड कौन होते हैं? होमिनिड कौन से होते हैं? जो कि आजकल के नए लोगों से पिछले वाले हैं। मतलब हम तो कहाँ आते हैं? हम तो आई थिंक मायोसिन मियोसिन में आ जाते हैं ना, प्लिस्टोसिन। तो यहाँ बता दें आपको होमिनिड कब ओरिजिनेट हुए थे। तो आपके होमिनिड थे जो हम अर्ली होमिनिड्स भी बोलते हैं, वो ड्यूरिंग प्लियोसीन में आ चुके थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। कॉमन ओरिजिन ऑफ बैन एंड चिंपैंजी इज बेस्ट शोन बाय। तो इनको हमने अच्छे से डिस्टिंग्विश किया था बेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30। ए पर्सन हैज डेवलप्ड द इंटरफेरोन इन हिज बॉडी, ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ। देखो इंटरफेरोन्स कब निकलते हैं? जब भी कोई वायरल वायरल अटैक हो। तो इनमें से वायरल कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिसाइल्स। मिसाइल्स यहाँ पर वायरल डिजीज है। क्वेश्चन 31। एन एलर्जी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज कॉज्ड बाय द डिजीज ऑफ। एलर्जी में जो भी आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वहाँ पर रेडिश हो जाना, स्वेलिंग हो जाना एटसेट्रा, पेन होना, प्रोथ्रोम्बिन एंटीजन एंटीबॉडी या हिस्टामाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिस्टामाइन, जिसको रिलीज करता है मास्ट सेल या बेसोफिल। Question 32. On stimulating by the foreign antigen in the body, the T lymphocytes produced by a division of T cell called। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो on stimulating by the foreign antigen in the body, the T lymphocyte produced by division a clone of T cell called। क्या बोलते हैं इनको? हैं? तो इनको बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? लिम्फोब्लास्ट। क्वेश्चन 33। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 34। ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इंप्रूविंग ऑफ ह्यूमन रेस बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड। सिलेक्टिंग, देखो जो जो आपकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, इसको असल में हम नॉन रैंडम मेटिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है ह्यूमन रेस की। बेस्ट एग्जांपल है, आप जो मैरिज करते हो उसको बोलते हैं एजोर्बेटिव मेटिंग। और जो एजोर्बेटिव मेटिंग है वो भी टाइप है नॉन रैंडम मेटिंग का, यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। मतलब जो आप बड़े हाइट के हो तो आप लड़की भी बड़े हाइट वाले ही चूज करोगे। यदि आप छोटे हाइट के हो तो आप लड़की भी छोटे हाइट की चूज करोगे। यदि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हो तो आप लड़का भी या लड़की भी बहुत ज़्यादा ब्राइट ढूंढोगे। इसको बोलते हैं हम अपने अनुसार लड़की लड़की को ढूंढना, आल्सो कॉल्ड एज नॉन रैंडम मेटिंग। और अकॉर्डिंग टू द हार्डी बर्नबर्ग इक्वेशन, आपने मैंने समझाई, आपने आपको बहुत अच्छे से करवाई, मैंने कुछ अजम्पशन बताई थी हार्डी बर्नबर्ग ने। और हार्डी बर्नबर्ग बोली थी कि अगर मेटिंग रैंडम हो रही है तो कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं? हम चूज करते हैं नॉन रैंडम मेटिंग, क्योंकि हमें इवोल्यूशन पसंद है, हमें वेरिएशंस आना पसंद है। तो हमेशा रखना इवोल्यूशन तभी होगा जब मेटिंग नॉन रैंडम होगी, सिलेक्टिव मेटिंग होगी। और इस टाइप की जेनेटिक्स को या इस टाइप की ब्रीडिंग प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स।
क्वेश्चन 35, हाउ मेनी बार बॉडीज, आ गया भाई क्वेश्चन। अब करो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 2019 में, भी आया नहीं था, मैंने करवाया था क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा। हाउ मेनी बार बॉडीज ए विक्टिम ऑफ क्लीफेंटन सिंड्रोम। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, फॉर्मूला बताया था मैंने एक, n-1, याद रखना इस फॉर्मूले को, n-1। और मैंने क्या बताया, n क्या होता है, n क्या बताया था मैंने, n मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और क्लीफेंटन सिंड्रोम में आपका जो एक्स क्रोमोसोम मतलब वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक्स एक्स बाय। अब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2 - 1, आंसर क्या जाएगा, 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन 36, इंटरफेरोन्स एक्ट अगेंस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 37, गांजा एंड एलएसडी आर क्लासिफाइड एज, गांजा क्या है, नार्कोटिक्स है, हेलुसिनोजेंस है, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है। तो असल में ये हेलुसिनोजेंस है, क्या है, हेलुसिनोजेंस, यानी हेलुसिनेशन करते हैं आपके बॉडी के अंदर, पता नहीं लगता आपको क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कन्विंसिंग रीजन फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए कंट्री। क्या लग रहा है आपको, जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, हाई बर्थ रेट है, हाई सॉरी लो मोर्टालिटी रेट होता है, देखो मोर्टालिटी रेट होता है मरने की दर, कम लोग मर रहे हैं, लो पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड पीपल, हाई पॉपुलेशन ऑफ द यंग चिल्ड्रन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई बर्थ रेट। क्वेश्चन 39, प्रोजेस्टेरोन इन दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। देखो आप जो भी दवाई लेते हो तो उन पिल्स के अंदर जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है कि आप बच्चा ये बेबी नहीं चाहते हो, तो वो किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, इनहिबिट करता है एस्ट्रोजन को, चेक करता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द एंडोमेट्रियम, या ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर राइट आंसर होना आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्यों, देखो ओवुलेशन को तो रोकेगा, वो रोकेगा, वो तो आपसे भी होता है, ऐसे भी रोकता है, इसको मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन, वो तो ऐसे भी रोकता है, ओवुलेशन ही नहीं होने देगा। आप पहले ले लोगे ना इस पिल को, मतलब आपने जो भी आप कोइटस या कोपुलेशन करने से पहले ही आपको क्या करना है, आपको पिल ले लेनी है प्रोजेस्टेरोन की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन ही नहीं होगी, एग ही नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन को भी इनहिबिट कर देगा, साइकिल स्टार्ट नहीं होने देगा, नेक्स्ट साइकिल। और मान लीजिए गलती से कहीं हो भी गया ना, तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा जाइगोट को एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट को, यानी आपने टर्म पढ़ी इम्प्लांटेशन, तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा। प्रोजेस्टेरोन तो बहुत कुछ करता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत तगड़ी टैबलेट है ये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जीन एंड सिस्टोन आर समटाइम यूज एज सिनोनिमस बिकॉज, जीन और सिस्टोन कभी कभी हम बोलते हैं कि सिनोनिमस ही हैं, क्यों, तो वन जीन कंटेन वन सिस्टोन, क्योंकि एक जीन के पास एक ही सिस्टोन होता है, बट ये यूकैरियोट्स की बात है, प्रोकैरियोट्स में तो बहुत सारे सिस्टोन होते हैं। क्वेश्चन 41, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, अभी बताया मैंने, जस्ट थोड़े ऊपर बताया मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए से डीआरएनए, आरएनए से डीएनए बनाता है। अब ढूंढो भाई, आरएनए से डीएनए बनाने वाला कहाँ लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसक्राइब वायरल आरएनए टू सीडीएनए। यहाँ पर सीडीएनए ऐसे कोई बात नहीं कि सीडीएनए ही हो, नहीं भी हो सकता, नॉर्मल डीएनए भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, एंजाइम रिक्वायर्ड टू सॉरी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज, पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, टैक पॉलीमरेज, या एंडोन्यूक्लियस। तो पीसीआर के लिए आपको टैक पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 43, होलो एंजाइम RNA polymerase attaches to the DNA sequence during transcription. The DNA assume saddle-like form at that point. The sequence is, देखो यहाँ बोला गया है कि होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज अटैच करता है टू द डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अज्यूम ए सेडल लाइक फॉर्म एट दैट पॉइंट सीक्वेंस इज, बहुत इजी है ये भी। और यार बता दूं, ये बात की जा रही है प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की बात नहीं की जा रही है। तो वहां पर एक टाटा बॉक्स होता है, कौन सा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स। और टाटा बॉक्स आपका एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बैठता है, और सॉरी मैंने बात की थी प्रोकैरियोट्स के, नहीं, ये यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है आपका TAT AAT बॉक्स,
जिसको बोलते हैं प्रेबनोवॉक्स। तो प्रेबनोवॉक्स होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में होता है टाटावॉक्स। क्वेश्चन 44, विच एंसेस्टर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम बिगन टू बी बाईपेडल लोकोमोशन। देखो बाईपेडल होता है दो पैर से चलना, पहले चार पैर से चलते थे चिंपैंजी या गोरिल्ला की जैसे, बट पहला मैन आपको बताना है जो कि कैसे चलता है, दो पैरों पर चलने लग पड़े थे, वो कौन थे? वो थे आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which one of the following amino acid was not found to be synthesized in the Miller experiment? देखो मिलर ने बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि आज से लाखों साल पहले क्या स्थिति रही होगी। उन्होंने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, आप सभी को पता होगा, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ग्लाइसिन बनाई थी, यस बनाई थी, ठीक है। उन्होंने एस्पार्टिक एसिड बनाई थी, एलानिन भी बनाई थी। उन्होंने ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाया था, रखना कौन सी, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 46, विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IgA और IgG एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 47, मेटास्टेसिस इज कंसर्न विद। मेटास्टेसिस होता है कि मूव करना, इन्वेड करना, या इसको हम इन्वेशन भी बोलते हैं। यानी एक जगह कैंसर हो जाए तो वो घूमता 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 किसी दूसरे लोकेशन पर जाएगा और वहां पे कैंसर करेगा। दिस टाइप ऑफ इस कैंसर कॉल्ड एज मलिग्नेंट कैंसर, और असल में रियलिटी में यही कैंसर होता है। बेनाइन ट्यूमर इज नॉट ए कैंसर, जिसको हम बार्ट्स बोलते हैं, मुहासे, कील, इनको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, और ये मूवमेंट नहीं करते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है मूवमेंट करना, किसी दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करना, इसको हम बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 48, फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू। देखो फैटी लीवर सिंड्रोम कब हो जाता है? लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू इनटेक। देखो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या फैट ज्यादा हो जाएगा, नहीं, फैट की इनटेक नहीं है यहाँ पर है। हाँ सिंड्रोम फैटी लीवर सिंड्रोम है, बट इधर ये नहीं कि फैट बढ़ गया उधर ना, इधर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनटेक ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल। ठीक है। क्वेश्चन 49, ए वायरल डिजीज ऑफ सिल्क बॉर्म इज। सिल्क बॉर्म की वायरल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? वायरल पूछी है, मस्कार्डिन, पेपरवाइन, मैगोट डिजीज या फ्लेचरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, पर जहां तक मुझे याद है फ्लेचरे इज द राइट आंसर है, ऑप्शन डी। पेपरवाइन नहीं यार, पेपरवाइन नहीं है। पेपरवाइन सबसे घातक डिजीज तो जरूर है, बट मुझे जहाँ तक याद है, मैं देखो सिल्क जो सेरिकल्चर है बहुत पहले मैंने पढ़ा था, बेसिक में मैंने पढ़ा था, तो मुझे जहाँ तक याद नहीं है इसका, पर जब मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। वहाँ पर एक और डिजीज थी साथ में, फ्लेचरे लिखा था और ग्रेशरे भी लिखा था, आई थिंक मुझे याद आ रही है, ग्रेशरे लिखा था और उसके बाद फ्लेचरे लिखा था, और आई थिंक ये यही वायरल डिजीज है जहाँ तक मुझे याद है, ज़्यादा मुझे याद नहीं रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50, MOET यानी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज ए मेथड ऑफ। ये आपका ना जो आपकी होती है ना कैटल वगैरह, पशु डाल होते हैं घर में, उनमें काफ़ी करवाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल्स। कितनी लंबी वीडियो बनी है अभी तक का, 38 मिनट है ना, तो थोड़े से क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाद में पता नहीं टाइम लगे ना लगे। क्वेश्चन 51, genetic counseling will help in knowing the chance of giving birth to a baby। हम्म, तो 51 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद कॉन्जेंटल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 52, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। हमने खुद जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए बैक्टीरिया, तो थायरॉक्सिन और कोर्टिसोल हमें कोई मतलब नहीं है, ये बहुत होता है हमारे बॉडी में। एपिनेफ्रिन भी काफ़ी होता है, हमें चाहिए तभी इंसुलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंसुलिन। क्वेश्चन 53, वीटी इन द पॉपुलर क्रॉप बीटी कॉटन स्टैंड फॉर। ये सभी को पता है यार, वेसिलस थ्रोन्जेंसिज्म। ठीक है। क्वेश्चन 54, ए ट्रायंगुलर एज पिरामिड हैज। देखो एज पिरामिड आपने पढ़े होंगे, एक होता है ट्रायंगुलर शेप का, एक होता है आपका डम्बल शेप का, और एक होता है आपका अर्न शेप का।
तो याद रखना इन दोनों तीनों शेप में सबसे बेस्ट शेप होता है ट्रायंगुलर शेप ही, जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है। इस बात को याद रखना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन 55, पॉपुलेशन वाज टर्म एज सेल्फ परपेटिंग यूनिट बाय, खुद ही बढ़ने वाली पॉपुलेशन। देखो सेल्फ परपेटिंग यूनिट का मतलब होता है अपने आप ही धमाके की तरह जल्दी जल्दी से बढ़ना। देखो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी जो की थी स्पेंसर जॉनसन मोबिस और डोडम ने कुछ नहीं किया पॉपुलेशन के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। माल्थस, माल्थस इज द ग्रेट साइंटिस्ट, माल्थस ने पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 56, द हाइब्रिडोमास मेड ऑफ, दो हाइब्रिडोमास किसके बने होते हैं। यहाँ पर एक हम फ्यूजन करवाते हैं किसका, माइलोमा सेल्स की जो कि कैंसर सेल्स है, और फ्यूजन करवाते हैं किसका, 20 साल या 30 साल का। हम फ्यूजन करवाते हैं 20 साल का, तो 20 साल का फ्यूजन करवाते हैं माइलोमा सेल से, और उनको इमोर्टलिटी मिल जाती है, अमर हो जाता है वो सेल। जैसे हमने बहुत सारी सेल लाइन हमने बनाई हुई हैं। क्वेश्चन 57, नेचुरल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ए पैथोजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ, काफी इजी है भी। तो देखो यहाँ पर बोला है कि नेचुरल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ। अब ऐसा थोड़ी हम कि मोनोक्लोनल ही बना सकते हैं, हम बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है मोनोक्लोनल बना सकते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। क्वेश्चन 58, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज, इसको हम बताते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 59, निक ट्रांसलेशन इज डन बाय, देखो निक क्या होता है, बट डू यू निक, निक ट्रांसलेशन इज डन बाय, तो 59 का जो आपका राइट आंसर है, रुक जाओ, निक ट्रांसलेशन, नहीं नहीं यार, जहां तक मुझे पता ना इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, डिनेलाइकेज। डीएनए पॉलीमरेज बन नहीं, ये तो गैप को फिल करता है। देखो कभी भी आपने, देखो ट्रांसलेशन तो पता नहीं यहाँ पर क्या वर्ड लिख दिया है इधर बेकार जैसा, अपने इधर बात की जाती है आपके डीएनए की, तो आपने कभी भी डीएनए देखा है तो डीएनए के जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्राइमर को रिमूव किया जाता है, तो प्राइमर को रिमूव करने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर गैप हो जाता है, उस गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज बन। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बन गैप को फिल करता है, बट जहाँ पर निक्स बन जाते हैं, निक्स होता है एक छोटा सा पतली सी एक लाइन, जिसको जिसको फिल नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज बन, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 3' OH और 5' पर फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, वो पहले से फोर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता है, इसलिए डीएनए लाइगेज आएगा, और डीएनए लाइगेज वहां पर क्या करेगा, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स NAD पॉजिटिव से AMP लेगा, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ATP से AMP लेगा, और वहां पर एक फॉस्फेट लगाएगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 फॉस्फेट चाहिए एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहां पर तो एक ही फॉस्फेट है, तो दूसरा फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा ये हमारा डीएनए लाइगेज है, और ये आपका फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा, तो वहां पर एक 3' OH अटैक कर देगा फॉस्फेट के ऊपर 5' के ऊपर, और निक्स को सील कर देगा। तो आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, हु सील्स द निक्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन, तो निक्स को सील करता डीएनए लाइगेज, नॉट डीएनए पॉलीमरेज, नॉट डीएनए पॉलीमरेज 1 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, टेलोमेरिक सीक्वेंस आर फाउंड इन, टेलोमेरिक सीक्वेंस आर फाउंड इन, देखो टेलोमेरिक सीक्वेंस यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, इस बात को याद रखना, तो इनमें से कौन सा यूकैरियोट है, तो राइट आंसर ऑप्शन बस सी, ईस्ट, यानी ईस्ट, ये आपने पढ़ा होगा यैक, यैक वैक पढ़े हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात की जा रही है इधर। क्वेश्चन नंबर 61, टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 62, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल बाय यूजिंग द करंट इज कॉल्ड, करंट से क्या हो जाएगा, पोर क्रिएट हो जाएगा, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, डीएनए स्टेनिंग इज डन बाय, डीएनए को हम स्टेन कर सकते हैं किसके थ्रू, देखो यहाँ पर क्रोमोसोम लिखा होता तो ऑप्शन ए राइट हो सकता था, क्या क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट स्टेन से हम क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं, गेजमा स्टेन से भी हम क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू से हम न्यूक्लियस को स्टेन कर सकते हैं, बट डीएनए को स्टेन करना हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजन स्टेन, तो फ्यूजन स्टेन से हम डीएनए को स्टेन करते हैं, रखना इस बात को। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है? इको R1, डीएनए लाइगेज, हिंड 3 या बैम H1? तो आपसे एक बताऊंगा, डीएनए लाइगेज कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 65, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज्ड फॉर डीएनए सेपरेशन इज अगार अगार पॉलीएक्रिलामाइड, एगारोज, ऑल ऑफ द अबव? देखो इधर आपसे ऑल ऑफ द अबव नहीं चाह रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन को समझना, पहले कभी भी अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को समझना। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा ऑल ऑफ द अबव टिक करे या राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, तो कभी भी वो मोस्ट टर्म का यूज नहीं करता, वो उसने करना था द जल यूज फॉर डीएनए सेपरेशन। बट इसे बोल रहा था कि मोस्ट कॉमन, आपको बताना है, इन तीनों में से बताना पड़ेगा आपको। तो याद रखना, डीएनए के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एगारोजल। कौन सा जल यूज करते हैं? एगारोजल। एगार कोई जल नहीं है, एगारोज है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, द प्लाज्मिड यूज्ड बाय द कोहेन एंड वायर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, PSC 101। क्वेश्चन नंबर 67, द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया बाय सेल इज कॉल्ड एज? ये मैंने आपको करवाया है। देखो ये किसके थ्रू अंदर लेता है डीएनए? ये लेता है विद द हेल्प ऑफ द AVC टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर लेता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसडक्शन में तो आपका वायरस के का यूज करके हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू द प्रोजेस्टेरोन? ये तो सभी को पता भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूट्रस। देखो ऑर्गन की बात की है, ठीक है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन 69, ए कैल्शियम होमियोस्टेसिस सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम द फॉलोइंग बायोसिंथेटिक पाथवे? ये मैंने हॉर्लिक्स का एग्जांपल देते हुए बहुत अच्छे से आपको समझाया है। कैल्शियम का फंडा, कैल्शियम कैसे काम करता है, विटामिन डी कैसे काम करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे काम करता है, कैल्साटोनिन कहाँ से निकलता है, कैल्सिडायोल कहाँ से निकलता है, कैल्सिट्रायोल कहाँ से निकलता है, कोलसेटोनिन क्या है, सभी डिटेल तरीके से हमने बात की है प्रीवियस वीडियो में। आज हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सीधे बताइए राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि एक्टिवेट करेंगे कैल्सिट्रायोल को, और कैल्सिट्रायोल क्या करेगा? कैल्शियम की री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70, ए पॉइंट म्यूटेशन इज? पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, जिसमें आपने देखो इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर बेलाइन आ जाती है, वेलिन अमीनो एसिड आती है इन द केस ऑफ ग्लूटामिन। क्वेश्चन नंबर 71, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ? गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं करते हैं, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 72, क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम ऑफ? आज जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आई थिंक आपका फैक्टर नंबर 9th की डिजीज है, क्रिसमस फैक्टर, ये 11th की, 9th की आई थिंक, 9th या 11th की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 9th की है। मैं उसके बात कर रहा हूँ आपके जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो जहाँ तक लग रहा है मुझे क्लोटिंग फैक्टर 9th की डिजीज है, क्रिसमस डिजीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हेमोफीलिया वार्डनेस, ठीक है, वार्डनेस बोलो या हिमप्रिया वी बोलो। क्वेश्चन 73, द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जनीरो इन 1992 रिजल्टेड इनटू? इसके अंदर 3 ला दिए गए थे। एक था आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक था आपका UFCCC, और एक आपका था एक और था आपका, एक था आपका UFCCC था, एक था आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ये मुझे एक तीसरा याद आ रहा है, वहाँ वो भी यू से स्टार्ट है। वो 3 आपके कन्वेंशन लगाए गए थे 1992 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विद? हॉटस्पॉट वो होते हैं जहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 75, विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो ए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री? ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, सुंदरवंस एंड रन ऑफ कच्छ, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न बंगाल, केरला एंड पंजाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 76, फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट पोजेसेस। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर क्या चीज नहीं होती है? ओजोन, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पैन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 77, pearls are produced in the pearl oysters around the। ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, some external particle becoming embedded in the skin of oyster। क्वेश्चन नंबर 78, एयर ब्लैडर्स आल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर्स इज। फिशेस के अंदर होता है ये। राइट आंसर इज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन ऑफ बोनी फिशेस। क्वेश्चन 79, ए न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड व्हेन। न्यू स्पीसीज कैसे बनती है? जब भी कोई इंडिविजुअल वेरिएशन से रिफ्लेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंगस्ट दम। हमेशा रखना, जब भी रिप्रोडक्शन आइसोलिज्म काम कर रहा हो और कोई सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ जाएंगे और एक नई स्पीसीज बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80, आर्थ्रोपोड्स में हैव ब्लड विद। आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, एन ओप्रोकुलम कवरिंग द गिल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फिशेज ऑफ। देखो काफी इजी है। कुछ ऐसी फिशेज हैं, मुझे बताना बोनी या कार्टिलेजिनस है, जिनके अंदर ओप्रोकुलम गिल को कवर कर रहे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोनी फिशेज। क्वेश्चन नंबर 82, which of these protozoans is unlikely to be have a contractile vacuole? काफी इजी है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following which of these are not tissue grid animal? इनमें से कौन सा टिश्यू ग्रिड एनिमल नहीं है, यानी अभी तक टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है? तो ये तो सभी को पता ही होगा आई थिंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्जिज या पोरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 84, सिमेट्री ऑफ द पोल्प इज। पोल्प कैसे होता है? बायलेटरल सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल? बाकी तो पढ़ूंगा नहीं मैं। बायलेटरल या रेडियल? काफी बार आपको करवाया मैंने, बायलेटरल रेडियल। पोल्प पूछा, पोल्प, मेडूसा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 85, स्केलेटन ऑफ द हॉर्नी कोरल्स इज मेड ऑफ। हॉर्नी कोरल्स का आपका जो स्केलेटन होता है किसका बना होता है? सिलिका का या कैल्शियम कार्बोनेट का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोरगोनियन का। किसका? गोरगोनियन का। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज। एनिमल का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक सेकंड। तो वो आपका ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 87, कोरल रीफ फॉर्मिंग सिलेंट्रेट्स बिलोंग टू द क्लास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोजोआ। क्वेश्चन नंबर 88, नेमेटोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द फाइलम। नेमेटोसिस्ट जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निडेरिया। निडेरिया आर आल्सो कॉल्ड एज सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 89, द मोबिलिटी ऑफ डीएनए इन एगरोज लैक्टोफोरोसिस इज ओनली बेस्ड ऑन इट्स। डीएनए की बोली है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए चार्ज का तो कोई फंडा नहीं है, क्योंकि होल डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्वेश्चन नंबर 90, एंटीबॉडीज विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। देखो जो प्लेसेंटा का क्रॉस करते हैं वो IgG एंटीबॉडी, और जो एलर्जेंस में आते हैं वो IgE, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज ए एमिस टेस्ट। देखो एमिस टेस्ट में आपका यूज किया जाता है मोस्टली, कौन सा यूज किया जाता है? 91 में एमिस टेस्ट आपका यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना, ड्रग डिस्कवरी के लिए। यानी ड्रग जो होती है हमारी टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है, उसके बारे में। चलो मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बनाना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।